नजर आ रही है। लगभग 50% तक की गिरावट उसमें दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने सिल्वर ईटीएफ में ऊपरी स्तर पर निवेश कर रखा है वो बेहद नुकसान में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल दिव्या, अगर पिछले महीने की अगर बात करूं फरवरी में, जहां तक मुझे याद है 2,30,000 2,35,000 के आसपास चांदी का भाव आया था। उसके बाद थोड़ा सा कॉप अप किया था, थोड़ी सी उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी। एक महीना भी नहीं बीता, दोबारा उसी लेवल पे बल्कि उससे ज्यादा गिर गई है। कल ही की कल की बात है, 35,000 रुपए की चांदी में गिरावट आई, यानी कि 10.5% की गिरावट आई है और 2,14,000 के आसपास इसका भाव पहुंच गया है। ऐसे में आगे कैसी रहेगी चांदी की चाल, सिल्वर ईटीएफ निवेश को क्या करें, यहां पर इन तमाम सवालों पर करेंगे आज हम लोग चर्चा अपनी सिप की टिप के शो में। और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी सर और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर सर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। वेलकम पंकज सर, वेलकम अंकित सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले चांदी का हाल ले लेते हैं। यहां पर ऑल टाइम हाई से कितनी ज्यादा गिर गई है चांदी। 28 जनवरी 2026 को इसके अगर भाव आप सभी को याद होंगे, इतिहास बना था, 4,20,048 रुपए प्रति किलो का भाव इसका चला गया था। वहीं कल 2,14,212 रुपए प्रति किलो का भाव इसने छुआ है। 49% की इसमें गिरावट आ चुकी है। बल्कि हालांकि आज हल्की सी इसमें रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल रहेगी वो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। वहीं अगर सोने की बात करें, ऊपरी स्तर से कितनी ज्यादा गिरावट यहाँ पर सोने में देखी गई है वो भी आपको बता देते हैं। अगर 28 जनवरी 2026 का भाव देखें सोने का, जब अपना ऑल टाइम हाई जो है गोल्ड ने छुआ था, कितना भाव था? 1,80,779 पर 10 ग्राम का भाव था। लेकिन अगर हम कल ही की बात करें 19 मार्च 2026 की, कितना लो छूता हुआ गोल्ड नजर आया है तो 1,41,121 पर 10 ग्राम्स का भाव छूता हुआ गोल्ड नजर आया है। चांदी हो सोना हो दोनों में ही कल लोअर सर्किट लगा। बहुत ज्यादा चिंता में इस वक्त निवेशक नजर आ रहे हैं, खासकर कि वो निवेशक जिन्होंने जनवरी के महीने में निवेश किया था। बिल्कुल दिव्या, कल गोल्ड भी करीब 10,000 रुपए गिरा है, करीब 6.5% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। सबसे पहले अंकित सर, दोनों कमोडिटीज पे आपकी एक राय चाहेंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी 10%। मतलब मेरे ख्याल से इतिहास से बहुत कम ऐसा होता है कि एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली हो। चांदी में 10% और इसके अलावा गोल्ड में 6% की गिरावट, और आज हल्का सा जो रिवर्सल इसमें आया है। दोनों की कंडीशंस को मैं समझना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ है, कल की बड़ी गिरावट की वजह क्या रही और जो आज इसमें रिकवरी हुई है, क्या ये सस्टेनेबल लग रही है आपको? जी बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले तो मार्केट की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। ईरान वाला टेंशन हुआ है तो वो टेंशन की वजह से पूरी मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड बढ़ेगा। और देखिए, ये तो एक सीधी सी बात है कि अगर पूरे मार्केट को एक ही चीज के एक्सपेक्टेशन है तो कहीं ना कहीं उसमें दबाव देखने को मिलता है। डेफिनेटली जब ईरान वाला मैटर हुआ था तो उसके अगले दिन ही हमको देखने को मिला था कि $300 की हमको तेजी देखने को मिली थी। जो पुराना हाई है उसको क्रॉस करने में नाकामयाब रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि डॉलर इंडेक्स में और क्रूड ऑयल में दोनों में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने थे और दोनों में हमने बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। 96 से 100 के लेवल को क्रॉस करा डॉलर इंडेक्स। अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल 5500-5600 के आसपास बहुत ज्यादा ओवर कर रहा था, बहुत ज्यादा उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा था। लेकिन जैसी न्यूज आई हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डबल होते हुए देखा। जब भी ग्लोबल मार्केट में इस तरह के सिनेरियो होते हैं, सबसे पहला प्रेशर अगर मार्केट में देखा जाता है तो वो स्टॉक मार्केट में देखा जाता है, लेकिन इस बार गोल्ड में भी देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि टेंशन की वजह से एक ही कमोडिटी है जहां पे पैसा एक लिक्विड कमोडिटी में कन्वर्ट होके आपको लिक्विड मिल सकता है, मतलब वहां से आपको कैश मिल सकता है। जब भी तनाव होगा तो बेचने के लिए, क्योंकि स्टॉक जो परफॉर्मिंग एसेट था पिछले 2 या 3 साल से वो गोल्ड एंड सिल्वर ही था, तो उसमें से पैसा निकलना चालू हुआ क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बुक होता हुआ नजर आया। क्योंकि तनाव के समय में जो पैसा है वो शिफ्ट हुआ है। जो पहले गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा हुआ था पूरा शिफ्ट हुआ क्रूड ऑयल की तरफ और डॉलर इंडेक्स की तरफ। सेफ हेवन एसेट में डॉलर इंडेक्स रहा, बॉन्ड्स रहे यूएस के, तो ये जो सेफ हेवन एसेट्स में पैसा गया तो ये पैसा जो निकला वो सीधा सीधा गोल्ड से निकला। ठीक है सर, चलिए इन तमाम चीजों पर आगे भी चर्चा होगी। क्या कुछ फैक्टर्स हैं और भी जो इफेक्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को इस तरीके से। पंकज सर के पास चलते हैं। सर, ईटीएफ के जो निवेशक है गोल्ड और सिल्वर के, क्या करें? बेचारे बहुत परेशान है। अगर थर्सडे की बात करें, एक तरीके से ब्लैक थर्सडे में नजर आया किस तरीके से भारी गिरावट देखी गई। ईटीएफ में भी 7 से 8% की गिरावट देखी गई थी। हालांकि आज थोड़ी सी रिकवरी में नजर आ रही है। ईटीएफ निवेशक सर क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर के नजरिए से क्या अभी रणनीति होनी चाहिए? हमारे हिसाब से सबसे पहले तो क्या है कि इन्वेस्टर निवेशक पैनिक सेलिंग से बचें। ठीक है, गिरावट में बेचने से क्या है, आपका एक्चुअल लॉस होगा, कैपिटल लॉस होगा। अभी तो केवल नोशनल लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राय रहेगी कि पैनिक सेलिंग ना करें। ठीक है, सिल्वर एक इनहेरेंटली वॉलेटाइल एसेट है। ठीक है, इसमें जिस तरह से तेज मूवमेंट हम सबने एक्सपीरियंस किए, ये एक दिन में 5-10% बढ़ भी सकता है और 5 से 10% गिर भी सकता है। तो ये एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है और हमें ऐसा लगता है कि
इन्वेस्टर जिनका 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उन्हें अभी भी सिल्वर अगर उन्होंने खरीद रखी है किसी भी लेवल पे उन्हें होल्ड करना चाहिए, और अगर कुछ ऐड करना है पोर्टफोलियो में तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में ऐड भी करना चाहिए। क्यों, और हमें क्यों लगता है कि सिल्वर की डिमांड आने वाले समय में मेंटेन रहेगी या बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, स्पेशली फ्रॉम सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलार, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी सेक्टर्स हैं जहां सिल्वर का यूसेज होता है, फार्मा में, वहां पर डिमांड स्ट्रांग है और ये कंटिन्यूड रहेगी। तो सबसे पहले तो निवेशकों का मेरा ये मानना है कि उनको होल्ड करना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 से 3 साल का होना चाहिए कम से कम। इन्वेस्टर ये सोच के ना लगाए कि आज लगा दूं और मैं 1-2 महीने या 3 महीने में पैसे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बनाऊं, वो इन्वेस्टर्स को नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके की भावनाएं जो है पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स में बहुत देखने को मिली है, जो इन्वेस्टर बेचारे ना चाहते हुए भी ट्रेडर बनते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से सोना और चांदी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। खैर, गिरावट की बात हो रही है तो एक बार एक और आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस तरीके की भारी गिरावट और कब कब दर्ज की गई है। खास करके अगर चांदी की हम बात करें तो चांदी में कब कब ऊपरी स्तर से इस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर जनवरी 1980 में चांदी ने अपना हाई छुआ था, ये हम कॉमिक्स का डेटा आपको बता रहे हैं, $48 पर ऑन्स का हाई चांदी छूता हुआ नजर आया था। लेकिन फिर जून 1982 की बात करें तो इसमें कितना लो नजर आया। उसके बाद देखिए, जनवरी 1980 से जहां $48 पर ऑन्स चांदी था, जून 1982 आते आते $4 यानी कि लगभग $5 कह लीजिए, $5 पर आउंस पे टच होता हुआ नजर आया। इसमें लगभग 90% की गिरावट देखी गई थी। बहुत बड़ी गिरावट ये देखी गई मात्र 2 साल के अंदर। उसके बाद अगर देखें 2011 और 13 का भी इसी किस्म का डेटा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। हाई देखें 2011 के अप्रैल के महीने में लगाया चांदी ने, कितना, $49.83 पर ऑन्स का। उसके बाद जून 2013 फिर से सिर्फ 2 ही साल का गैप नजर आ रहा है। इस हाई से अपने लो पर कब जाता हुआ चांदी नजर आया, जून 2013 में $18 पर ऑन्स का भाव छूता हुआ नजर आया। 63% की गिरावट यहां पर भी चांदी में दर्ज की गई थी। और अब ये साल है जब हम देख रहे हैं मात्र 2 से 3 महीने में ही चांदी किस तरीके से नजर आ रहा है गिरता हुआ। आज के जो रेट चल रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, $71 पर अभी इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक समय में ये भी आया था, जैसे कि दिव्या ने एक डेटा बताया, वही अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, जनवरी तक ही अगर इसके डेटा की बात करें तो फिर ये करीब 100, 110, 120 के आसपास भी इसका भाव पहुंच गया था। लेकिन वहां से अब गिरावट देखिए, करीब $50 की गिरावट, $71 पे फिलहाल अभी ये ट्रेड होता हुआ यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। सर, अंकित सर, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी इसमें गिरावट आई थी, 2,35,000 के आसपास फरवरी में पहुंचा था। अभी दोबारा जब ये बढ़ा तो कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने थोड़ा सा रिलीफ करते हुए सोचा होगा चलो ठीक है अब यहां पर निवेश कर दें। लेकिन सर, अब जब ये दोबारा गिरावट यहां पर आ गई है, अभी उनके लिए क्या लग रहा है कि जो 2,60,000 के आसपास बैठे थे जिन्होंने खरीदा था, अभी 2,30,000 के आसपास दोबारा आ गया, उनके लिए सर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सेल ऑफ कर दें या रुकें अभी? देखिए, यहाँ पे सर ने सबसे पहले सही चीज बोली है कि पैनिक सेल्स जो है, पैनिक सेल ऑफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपने बात सारी सही है कि मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन हम सारी चीजें क्या देख रहे हैं, हाई से कितना गिर गया है। और जो पिछले 2 महीने की फोमो बाइंग हुई है, केवल उसी की टेंशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं बात करूं तो आज भी चांदी, अगर मैं दिसंबर से चेक करूं तो आज भी दिसंबर के लेवल से आज भी ऊपर है चांदी। अगर देखा जाए तो केवल 2 महीने में जो बढ़ी थी, केवल वही गिरावट देखने को मिली है और ये यहाँ पे सस्टेन करते हुए नजर आ रही है। तो पैनिक उनको हो रहा है जिन्होंने फोमो में आके ऊपर के लेवल पे बाइंग करी है, जिन्होंने मार्केट में न्यूज देख के या फिर रूमर्स को देख के जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग करी थी, केवल उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जिन्होंने नीचे के लेवल पे बाइंग करी हो, ऊपर डेफिनेटली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे अभी भी अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, आपने डेटा बताया, सारी चीजें इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि $4 तक आया था, $18 आया था, लेकिन चांदी 45 साल के बाद $50 को क्रॉस करी है। और इतनी बड़ी उसके बाद में हमने ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का हमने रेट देखा है यहाँ पे। तो अब ये करेक्शन है, कुछ टाइम तक यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर जैसे बात करेंगे कि बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है कि अब चांदी वापस से $18 या $4 तक जा सकती है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो सिनेरियोज अलग थे, इस समय का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे डिमांड कंटिन्यूअसली बनी हुई है, लेकिन अभी ईरान मैटर जो हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिला है। इक्विटी मार्केट क्रैश हुए हैं। इंडियन इक्विटी के मार्केट की बात करें तो यूएस के मार्केट के इतने क्रैश नहीं हुए, लेकिन वहां पे भी हमने दबाव देखने को मिला है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखा जाए तो जैसे ही वापस से डिमांड निकल के आएगी, जैसे ही ईरान वाला मैटर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, हम सिल्वर के प्राइसेस को वापस से अपसाइड की तरफ देखेंगे। यहां पे $60 एक बेस बनता हुआ नजर आएगा।
$60 एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनता नजर आएगा। और मुझे लगता है कि अगर कुछ साल तक इसी लेवल पे अगर होवर करता रहा, इसी प्राइस पे अगर ये एक रेंज में अगर ये ट्रेड करता रहा, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो जैसे सर ने बोला कि अभी थोड़ा सा 3 से 4 साल का आप नजरिए रखिए, तो मुझे भी लगता है कि 3 से 4 साल का अगर नजरिए रखेंगे तो प्राइसेस आपको वापस $120 क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पैनिक सेलिंग में यहाँ पे आप बेचना नहीं है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करिए। कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जरूर चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको वापस से एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली इन सिल्वर। ठीक है सर, ये तो आप लोग कहते हैं कि पैनिक सेलिंग ना करिए, लेकिन सर इसका एक कुछ इलाज भी तो बताओ। इतना ज्यादा हमारे जो दर्शक है बेचारे घबरा जाते, कई बार तो शो शुरू होने से पहले कमेंट्स में आना शुरू हो जाता है, क्या करें क्या करें क्या करें, इस लेवल पर चांदी में निवेश किया हुआ था, अब क्या करना चाहिए। खैर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक चीज और पंकज सर मैं जानना चाह रही थी आपसे, जो इन्वेस्टर भी है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टर है, लेकिन खुदा ना खास्ता उसने जनवरी के महीने में निवेश किया होगा, अपने निवेश की शुरुआत की होगी, नई नई एंट्री ली होगी सिल्वर में, खास करके जब अपने ऑल टाइम हाई पर सिल्वर हमें नजर आया था। अब उस निवेशक को क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसे उस तरीके का जो स्ट्रैटेजी लेकर उसने निवेश किया होगा कि हाँ इतने इतने भाव पर अभी चांदी चल रही है, मैं अभी निवेश करता हूँ, क्या पता थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम तो इस तरीके के आंकलन लगाए जा रहे थे 5 तक पहुंचेगी, 5.5 तक, 5.25 तक भी पहुंचती हुई नजर आएगी। सर अब जो वो निवेशक भी है, आगे किस तरीके से उसका निवेश की चाल हमें नजर आएगी? देखिए, मेरा कहना है सारे निवेशकों से, पहले तो वो अपने को आइडेंटिफाई करें कि अगर वो कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास में अगर एक्सपोजर ले रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इजी टेकिंग है स्पेकुलेटिव पोजीशन कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूं, या उसको लग रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन इन हिज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को अपने पहले को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों कर रहा है। नंबर वन कितना परसेंटेज अलाउड मतलब होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं है कि आप पोर्टफोलियो अगर कोई एसेट क्लास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें आप एसेट एलोकेशन मॉडल के हिसाब से चलिए, ज्यादा एक्सपोजर मत करिए क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कितना एलोकेशन होना चाहिए। अमूमन 10 से 15% या डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट गोल आप पहले डिसाइड करिए कि कितना होना चाहिए। और उसके बाद भी है, अगर कस्टमर सोचता है कि नहीं मुझे वेल्थ क्रिएशन शॉर्ट टर्म में भी करना है, मैं 1 से 2 साल का भी छोटा होराइजन देख रहा हूं, तो उसमें इन्वेस्टर को स्टैगर्ड वे में डालना चाहिए। तो उसमें भी दो स्ट्रैटेजी अपना सकता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में इन स्टैगर्ड वे, बाई ऑन डिप। जैसे कल हमने देखा कि एक अच्छा खासा करेक्शन आया, तो ऐसे में थोड़ा सा पैसा एक ट्रॉन्च डाल दीजिए। ठीक है, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं दे शुड बिल्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो इन ए स्टैगर्ड वे। नंबर 2, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है डोंट टाइम द मार्केट एंड इन्वेस्ट वाया SIP रूट। ठीक है, SIP या STP रूट। मान लो आपने 5 लाख रुपए लगा दिया किसी लिक्विड फंड में, उससे डेली या वीकली या मंथली आप उसकी STP कर दीजिए, जिससे कि आपको अलग अलग रेट्स का आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। स्टैगर्ड वे में निवेश करिए है और SIP का रूट यहां पर अपनाइए। स्टैगर्ड वे में निवेश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के जब आप धीरे धीरे निवेश करते हैं तो फिर थोड़ी सी एवरेजिंग भी होती रहती है और आगे चल के नुकसान जो होता है वो थोड़ा सा यहां पर कम होता हुआ दिखता है। अंकित सर, ग्लोबल अगर उसको देखें इंडस्ट्रियल डिमांड की अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, उसका क्या हाल लग रहा है? अभी बहुत कुछ बोला जा रहा है इसके बारे में कि सोलर पैनल्स और EVs और उन सब में काफी इस्तेमाल होगा। जब ग्लोबल ग्रोथ सर यहां पर अगर इनकेस अगर स्लो होती है, क्योंकि थोड़े से चांसेस अभी दिख भी रहे हैं, क्या उसका इंपैक्ट उसकी डिमांड पर सिल्वर पर दिखेगा, उसके प्राइसेस पे अल्टीमेटली उसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली जरूरत है कि यहाँ पे जो AI वाली जो थी, आप देखेंगे 2001 के आसपास जो टेक बबल आया था, तो वो टेक बबल के कारण क्या हुआ था, उस समय IT इतना ज्यादा चल रहा था, वो कहीं ना कहीं हमको फूटता हुआ नजर आया था। उसके बाद में वो चीजें कॉमन हो गई थी। तो अभी AI क्या है कि पूरी दुनिया में AI आएगा तो जॉब चली जाएंगी, AI आएगा तो ऐसा हो जाएगा,